तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, लो पढ़ते पढ़ते ही मर जाए हम। ना 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 ना। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? खूब आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन। क्या बच्चों को पता है कि नितिन सर के पास कौन सा मोबाइल है? क्या आप लोग जानते हो नितिन सर कितने अमीर हैं? नितिन सर दी गोट के पास S24 अल्ट्रा S24 अल्ट्रा है, जो कि आता है 1 लाख से भी महंगा है। 1 लाख से भी मतलब बहुत महंगा है वो फोन, है ना। तो बहुत ही अमीर हैं गुरप्रीत सर, ठीक है। लेकिन लेकिन गुरप्रीत सर को भी आप कम मत समझना बेटा। गुरप्रीत सर ने भी, देखो फोन तो मैं नहीं खरीद पाया हूं, लेकिन मैंने ये कवर खरीद लिया है बेटा। मैंने कहा कोई बात नहीं, फोन नहीं खरीद सकता हूं तो क्या हुआ, लेकिन मेरी सैलरी में ये कवर आ सकता है, तो ये कवर मैंने बेटा ले लिया है। देखिए, ये देखिए, हा कितना बढ़िया कवर है। बहुत मजबूत है ये। अब इसमें क्या करूंगा सुन तो लो। ये वन प्लस का मोबाइल मैं इसमें लगा लेता हूं, ठीक है। ये देखो, क्या पता फिट हो ही जाए। हो रहा है, हो रहा है, हो जाएगा। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, हो जाएगा। ये इसमें फिट हो जाएगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मैं वन प्लस चला रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए सेशन को, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। सेशन में 1 घंटे का सेशन है यार। देखो, रात को भी मैं तुम्हें परेशान करता हूं, है ना। पहले तो उसके लिए माफी मांग लेता हूं कि रातों को मैं तुम्हें परेशान करता हूं, ठीक है। बट क्या करूं, मेरा काम ही है यही। मुझे मजा आता है बच्चों को परेशान करने में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, पेज नंबर 3.56, ठीक है। पेज नंबर 3.56, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन वेरियस इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस का मतलब होता है केसेस। एक्सप्लेन वेरियस केसेस which make the allotment of securities as irregular allotment under the Companies Act। वो केसेस बताओ जिसे इरेगुलर अलॉटमेंट माना जाएगा, जिसे इरेगुलर अलॉटमेंट माना जाएगा, ठीक है। ओके सर, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन नहीं है। तो पॉइंट वाइज देखिए, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि हम लोग पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम लोग हमेशा पॉइंट वाइज फॉर्म में आंसर्स को लिखेंगे, ठीक है।
ओके, यस सर। तो एज पर दी प्रोविजंस, या इसको ऐसे स्टार्ट नहीं करते हैं, इसको थोड़ा अलग स्टार्ट करते हैं। द टर्म irregular allotment, the term irregular allotment is not defined under the Companies Act 2013. However, following cases can be considered as cases of irregular allotment. Following cases can be considered of irregular allotment. सबसे पहला पॉइंट ए, इफ कंपनी without issuing prospectus, makes a public issue, अगर कंपनी बिना प्रोस्पेक्टस के पब्लिक इशू कर देती है, ठीक है, ओके सर। सेकंड, इफ the prospectus of company does not contain all the matters as required under section 26, ठीक है। चलिए, उसके बाद सी पॉइंट, या तो हमने प्रोस्पेक्टस में कंटेंट नहीं डाला या प्रोस्पेक्टस ही इशू नहीं करा, ये हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, इफ द प्रोस्पेक्टस is not filed with the registrar, प्रोस्पेक्टस बनाया तो ठीक है, लेकिन हमने रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं किया है, तो इफ द प्रोस्पेक्टस इज नॉट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, अगर वो रजिस्ट्रार के साथ फाइल्ड नहीं हुआ, ठीक है, तो भी उसे इर्रेगुलर अलॉटमेंट माना जाएगा। इफ the minimum subscription mentioned in the prospectus is not subscribed by the public, if company makes public issue without getting permission from recognized stock exchange, recognized stock exchange under section 40, ठीक है। चले आगे, यस और नो।
तो ये सभी केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर हम ये मानेंगे, ठीक है, ये सभी केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर हम मानेंगे, क्या मानेंगे, जहां पर कि इर्रेगुलर अलॉटमेंट हुआ है। मतलब हमने क्या किया, जो जो कंपनी को करना चाहिए था, जो जो कंपनी को करना चाहिए था, अगर कंपनी वो नहीं करती है, इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है, इर्रेगुलर अलॉटमेंट कर रही है। ठीक है, चलिए, ओके सर, आगे चलें, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 भी अगेन थ्योरी क्वेश्चन है मेरे बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस, व्हाट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, स्टेट दी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजन बताने हैं रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस अंडर दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो ये और रूल्स के अंदर भी है, यानी सेक्शन 31 के बारे में हमें पूरा चिट्ठा बता देना है, जितना हमें नॉलेज है उतना बता देंगे, ठीक है। ओके सर, सो क्वेश्चन नंबर 2, एज पर सेक्शन नंबर 31 of the कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ओके सर, तो देव ज्योति तुम्हारा क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा बेटा, पहले क्वेश्चन तो सही से लिखो, कहना क्या चाहती हो, है ना। क्वेश्चन पहले सही से लिखो, किसी भी बच्चे को तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए, हाँ, एज पर सेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शेल प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस, शेल प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस, शेल प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस under which securities can be offered to public, can be offered to, पब्लिक की स्पेलिंग कौन गलत लिखता है, to public in one or more issues, in one or more issues during a certain period, during a certain period without issuing a fresh prospectus, without issuing a फ्रेश बोलो या फर्दर भी लिख सकते हो, एक्ट में फर्दर लिखा हुआ है बट मैंने फ्रेश लिख दिया, ठीक है। ठीक है, ओके सर। सेकंड पॉइंट, एज पर सेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शेल प्रोस्पेक्टस का मीनिंग लिख दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है मेरे बच्चा, सेकंड पॉइंट कि क्या सारी कंपनियां शेल प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, द आंसर इज नो, सारी कंपनियां शेल प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। ओनली those companies, only those companies can issue shelf prospectus, which are prescribed by SEBI, ठीक है, which are prescribed by SEBI under the regulations, नेक्स्ट पॉइंट, क्या हमें शेल्फ प्रोस्पेक्टस
फर्स्ट ऑफर के टाइम पर फाइल करना होता है आरओसी के साथ या सेकंड ऑफर के टाइम? ठीक है, कौन से टाइम पर करना होता है? फर्स्ट प्रोस्पेक्टस के टाइम पर करना होता है। तो कंपनी कैन फाइल शेल्फ प्रोस्पेक्टस with ROC with registrar at the time of first offer, at the time of first offer। ठीक है, at the time of first offer। ओके, तो फिर सेकंड ऑफर के टाइम पर या सब्सिक्वेंट ऑफर के टाइम पर क्या इशू होता है? सेकंड ऑफर या सब्सिक्वेंट ऑफर के टाइम पर क्या इशू होता है? तो यहां पर बेटा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल किया जाता है। तो कंपनी नीड्स टू फाइल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इन pass to information memorandum in pass to within 1 month prior to second or subsequent offer। नेक्स्ट, मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड कितनी होती है शेल्फ प्रोस्पेक्टस की? 1 ईयर। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस नीड टू इंडिकेट द वैलिडिटी पीरियड not exceeding 1 year, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर कंपनी का प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दोनों को मिलाकर क्या माना जाएगा? प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। सो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम together with shelf prospectus treated as prospectus। ठीक है, अब पानी पी लूं, बच्चा कह रहा है चलो पानी पी लेता हूं। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, वो भी आप लिख सकते हो कि अगर किसी एप्लीकेंट ने एडवांस में पैसे दे दिए हैं और उसके बाद कोई चेंज हो जाता है, ठीक है, उसके बाद कोई चेंज हो जाता है, तो कंपनी उस एप्लीकेंट को चेंज इन्फॉर्म करती है। और अगर चेंज जानने के बाद वो एप्लीकेंट रिफंड लेना चाहता है, अगर वो चेंज जानने के बाद एप्लीकेंट रिफंड लेना चाहता है, तो कंपनी 15 दिन के अंदर उसका पैसा रिफंड कर देती है। ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं, बट दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी रिटर्न। कौन से वाला? 15 डेज, वो जो एडवांस मनी वाला है वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। चलिए, मैं तो होली के रंग भी खरीद लाया हूं बेटा, सब कुछ खरीद लाया हूं मैं होली के लिए, अभी दिखाता हूं तुम्हें रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ चंद्रा मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड, एक कंपनी है चंद्रा मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड, प्रपोज कर रही है इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस, ताकि पब्लिक उसके इक्विटी शेयर्स खरीद लीजिए।
आपको बताना है कौन कौन सी रिपोर्ट्स, ठीक है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स प्रोस्पेक्टस का पार्ट बनेगी एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, कौन कौन सी रिपोर्ट बनेगी प्रोस्पेक्टस का पार्ट एज पर कंपनीज एक्ट, यानी ये कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है, सेक्शन की बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 26। ठीक है, सेक्शन नंबर 26, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। ये देखो बेटा, रंग तो मैं कब का ले आया हूं बेटा, बस नूरा मैम आ जाए उनके साथ ही खेलता हूं मैं होली, और किसी के साथ नहीं खेलूंगा बेटा, नूरा मैम के साथ खेलूंगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, प्रोविजंस ठीक है, चलिए, एज पर सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 26 में क्या बोला गया है कि एवरी प्रोस्पेक्टस issued by the company shall be dated and signed, साइंड किसके होंगे, मैं तो भूल ही गया, साइन किसके होंगे, साइंड बाय ऑल डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, एक बारी बता दो यार, ऑल डायरेक्टर से साइन कराना पड़ता है प्रोस्पेक्टस या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर से साइन कराना पड़ता है। सर यहां पर साइन कराना पड़ता है बाय, अबे 2 डायरेक्टर, कद्दू बच्चा, 2 डायरेक्टर बता रहा है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं क्या मैं, बाय ऑल डायरेक्टर्स एंड प्रपोज्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोस्पेक्टस must contain all the information, prospectus must contain, ठीक है, prospectus must contain all the information and reports on financial information as prescribed by SEBI in consultation with central government, until then, जब तक सेबी प्रिस्क्राइब नहीं करता, ठीक है, ठीक है, ओके, until then, जब तक सेबी प्रिस्क्राइब नहीं करता, until then रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल की ही स्पेलिंग गलत लिख दी है, कैसा चार्टेड अकाउंटेंट बनेगा भाई साहब, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय SEBI अंडर SEBI एक्ट
1992 shall apply, shall apply. ठीक है, ओके सर. उसके बाद यहां पर एप्लीकेशन वाली बात हो गई, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी वो आ गई. अब एक डिक्लेरेशन भी आएगी. प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन अ डिक्लेरेशन, प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन अ डिक्लेरेशन. कौन सी डिक्लेरेशन? दैट all the provisions of this act, वहां पर दिस एक्ट लिखा हुआ है बट मैं कंपनीज एक्ट पूरा लिख रहा हूं. कंपनीज एक्ट 2013 आर कंप्लाइड विथ. ठीक है, ओके. चलिए, उसके बाद प्रोस्पेक्टस में एक स्टेटमेंट भी आएगी. प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन अ स्टेटमेंट that nothing contrary in prospectus is included with respect to कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, SEBI एक्ट 1992 and rules and regulations made thereafter. उसके बाद आप ये आपके इंस्टीट्यूट के आंसर में नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, ये आपके इंस्टीट्यूट के आंसर में नहीं लिखा हुआ है. लेकिन आप लिख सकते हो. मुझे लगता है ये पॉइंट हम कवर कर सकते हैं, और वो पॉइंट है कि ऑन द फेस ऑफ एवरी प्रोस्पेक्टस, it must state that copy of prospectus is filed with registrar. ठीक है, ओके. सेकंड ठीक है, सेकंड, on the face of every prospectus it must state copy of prospectus is filed with registrar, and list of all documents filed with prospectus. ठीक है, बहुत है इतना मुझे लगता है. यस और नो? यस सर. चलिए, एज रिलायंस इज लिस्टेड इन लंडन स्टॉक एक्सचेंज, सो वाई रेट ऑफ जीडीआर इज शोइंग इन वेबसाइट ऑफ लंडन स्टॉक एक्सचेंज. आप देवज्योति, अगर लंडन स्टॉक एक्सचेंज पर रिलायंस लिस्टेड है तो उसके जीडीआर के रेट तो दिखेंगे ही ना, है ना. रिलायंस जो है लंडन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. क्या लिस्टेड है? उसके जीडीआर लिस्टेड है. आज की तारीख में कोई भी कंपनी डायरेक्ट लिस्ट हो ही नहीं सकती है. ओके देवज्योति बेटा, ठीक है, समझी कि नहीं समझी? आज की तारीख में सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 में जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई फॉरेन जुरिस्डिक्शन को नोटिफाई नहीं करेगा तब तक इंडिया की कोई कंपनी बाहर लिस्ट नहीं हो सकती है मेरे बच्चा. ठीक है,
तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे रिलायंस लिस्टेड है, मतलब रिलायंस के जीडीआर लिस्टेड है। ओके देवज्योति जी, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 भाई करेगा तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, 4th मैं करूंगा, 7th तुम लोग करोगे, ठीक है। ओके, यहां पर बस एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिख देता हूं, बहुत सिंपल सा है, एनालिसिस एंड कंक्लूजन रह गया था, वो लिख देता हूं। वैसे तो लिखने की अलग से था नहीं, बट मैं लिख देता हूं एनालिसिस एंड कंक्लूजन में कि ये कंपनी को ऊपर के कंटेंट लिखने हैं। चंद्रा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सिंपल सा लिख दो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ क्या नाम था, चंद्रा मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड, लिमिटेड है ना, प्राइवेट तो नहीं है, चंद्रा मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ चंद्रा मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड कैन फॉलो द अबव प्रोविजंस, can follow the above provisions while drafting the prospectus of the company, क्वेश्चन नंबर 4th, आइए क्वेश्चन नंबर 4th पढ़े। चले, हाँ एक बच्चा कह रहा है, प्रजापति कह रहा है सर क्वेश्चन में तो रिपोर्ट्स के बारे में पूछा है। बेटा एक्चुअली में रिपोर्ट्स के बारे में तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम्हें सच में अगर मैं आज पूछ लूं कि कौन सी रिपोर्ट प्रोस्पेक्टस में जाती है, क्या तुम्हें पता है? तुमने तो बस ये याद करा हुआ है कि सेबी ने जो रिपोर्ट बताई होगी वो जाएगी, सेबी ने जो रिपोर्ट बताई होगी वो जाएगी, लेकिन सेबी ने कौन सी रिपोर्ट बताई है वो तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, चलिए ओके सर। चले आगे, यस सर, आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है, यूनिक बिल्डर्स लिमिटेड डिसाइडेड, कंपनी ने डिसाइड किया है, ठीक है, कंपनी ने डिसाइड किया है टू पे 2.5% of the value of debentures, okay, as underwriting commission to the underwriters को हमने 2.5% देने का डिसाइड किया, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ओनली 2% डिबेंचर्स पर अलाउड है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में द कंपनी फर्दर डिसाइड्स, कंपनी ने डिसाइड करा है टू पे द अंडरराइटिंग कमीशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट्स, हम फ्लैट्स की फॉर्म में देने वाले हैं, ठीक है। ओके सर, यहां पर एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ द अबव अरेंजमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 4th में। एक बच्चा पूछ रहा है, नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, बहुत बड़ा नाम है, मकंडर कुछ बड़ा नाम है, मतलब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं सर। मॉड्यूल में फुल एक्सप्लेनेशन दिया है वो लिखना है या जो आप लिखवा रहे हो वो लिखना है? बेटा मकंदर बेटा, अगर तुम पूरा वर्ड बाय वर्ड रट सकते हो तो तुम फ्री हो, तुम्हें मॉड्यूल का पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम मॉड्यूल का नहीं याद कर सकते हो सारा, जैसे बहुत सारे यहां पर एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरा मॉड्यूल वर्ड बाय वर्ड नहीं रट सकते, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं जितना लिखवा रहा हूं वो तो मोर देन इनफ है, ठीक है बेटा। ओके, तो वो डिपेंड करता है, अगर आप लर्न कर सकते हो, मैं तो कह रहा हूं अगर आपसे लर्न होता है, आपके पास इतनी कैपेसिटी है, यू आर फ्री टू लर्न, ठीक है। और लिखो जैसा मॉड्यूल में लिखा हुआ है
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4, प्रोविजंस। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोविजंस। चलिए, एज पर सेक्शन नंबर 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, एज पर सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी may pay commission to underwriters as per the prescribed rules, if company wants to pay commission to underwriters, if company wants to pay commission to underwriters, it must be authorized by articles of company, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है द मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन ऑन डिबेंचर्स, कितना होगा मैक्सिमम रेट डिबेंचर्स पर? कितना रेट होगा? ठीक है, कितना होगा? सबसे पहला मैक्सिमम रेट होगा 2.5% ऑफ द इशू प्राइस और रेट मेंशन्ड in articles whichever is lower, ठीक है। So 2.5% of the issue price, rate mentioned in articles whichever is lower, plus Companies Act do not restrict the payment in kind. Companies Act do not restrict the payment in kind, या पेमेंट ऑफ कमीशन लिख देते हैं, पेमेंट ऑफ कमीशन इन काइंड। ना 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 ना। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो रेट कंपनी बता रही है, तो इन दी गिवन केस क्या नाम है कंपनी का? यूनिक बिल्डर्स लिमिटेड डिसाइडेड टू पे कितना कमीशन? 2.5% कमीशन, 2.5% कमीशन। However,
द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, however the articles of company authorize only 2%, authorize only 2% underwriting commission. This decision of company is not correct, as company can pay maximum commission of the decision of company is not correct, as company can pay maximum commission of 2.0%. ठीक है, ओके। उसके बाद कंपनी डिसाइडेड टू पे अंडरराइटिंग कमीशन, द कंपनी decided to pay underwriting commission in the form of flats, above decision of company is correct, because there is no restriction in law for payment of underwriting commission in kind. ठीक है सर, यहां पर 2.5% होना चाहिए, नहीं बेटा, विच एवर इज लोअर है ना, तो अगर आर्टिकल में 2% है तो कंपनी मैक्सिमम जो है 2% ही कर सकती है। तो डिसीजन ऑफ कंपनी इज नॉट करेक्ट, एज कंपनी, क्योंकि कंपनी जो है मैक्सिमम 2% ही पे कर सकती है। ठीक है, चलिए, ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, खुद से फटाक से सॉल्व करिए। मैं ये लिखकर नहीं दिखाऊंगा, ये वाला सेम क्वेश्चन है। आप तुम कहोगे सर सेम क्वेश्चन दोबारा लिखकर दिखाओ, तो वो मुझसे ना हो पाएगा। आकाश बेटा, काइंड में परसेंटेज 2% ही होगी, लेकिन काइंड में दे सकते हो। काइंड में दे सकते हो, काइंड में देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या आप जैसे लिखोगे तो? बेटा एग्जाम में तो फुल मार्क्स कभी मिलेंगे ही नहीं बेटा। तुम आईसीआई का मॉड्यूल का भी कॉपी पेस्ट कर दोगे तो भी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये मेरे से लिख के ले लो।
न 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 न। पीनल बेटा सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 ये बोलता है कि अगर कोई इंडिया की कंपनी चाहे तो फॉरेन में डायरेक्ट लिस्टिंग कर सकती है, बस इतना ही बोलता है। लेकिन वो उसी कंट्री में डायरेक्ट लिस्टिंग कर सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स में प्रिस्क्राइब करेगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, सवाल होता है। टाइमर लगा दूं? अच्छा ठीक है। कितने मिनट का? 5 मिनट का टाइमर लगा दो सर। चलो 5 मिनट का टाइमर लगा देते हैं बस। न न न न न न न न न।
डन। चलिए, ठीक है, यहां पर क्या बोला है, 4% ऑफ द इशू प्राइस, आर्टिकल्स में 4% ऑफ द इशू प्राइस, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5% देने पड़ते हैं, तो यानी वो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 4% दे सकते हैं। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, इनकरेक्ट कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनकरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ऑल इंडिया रैंक की कॉपी दिखाना। अरे बेटा, मेरी कॉपी ही ऑल इंडिया रैंक की कॉपी है बेटा। इसी तरह से एग्जाम्स में आंसर लिखकर ही मैं ऑल इंडिया रैंक लाया था। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि ये जो आंसर लिखे गए हैं ये ऑल इंडिया रैंक के द्वारा, तुम्हारे सामने ऑल इंडिया रैंक लिखकर दिखा रहा है कि मैंने एग्जाम में कैसे लिखा था, और ये लिखने पर मुझे कैसे कैसे बच्चे हैं भाई साहब, इतने परेशान कर देते हैं बच्चे, क्या बोला जाए, छोड़िए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, हो पाएगा? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आवाज नहीं आ रही, वॉइस इज नॉट कमिंग। चलिए, पीक्यूआर बेकर्स लिमिटेड, एक कंपनी है पीक्यूआर बेकर लिमिटेड, वॉन्ट्स टू रेज फंड्स, वो पैसा चाहती है अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ओके सर। अकॉर्डिंगली इट हैज इशूड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, इट हैज इशूड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर्स फॉर इशूइंग इक्विटी शेयर्स टू 55%। कितने लोगों को भेजा, 55 लोगों को भेजा। कितने लोगों को भेजा, 55 लोगों को भेजा। ऑफ विच 4 आर क्वालिफाइड, और बाकी सारे कौन थे, इंडिविजुअल्स थे। बिफोर द कंप्लीशन, यानी ये कंप्लीशन होने से पहले, ये कंप्लीशन होने से पहले, अलॉटमेंट कंप्लीट होता, कंपनी ने अनदर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दे दिया 155 लोगों को, 155 लोगों को दे दिया। तो देखो, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन की कंडीशन को।
अब ध्यान से सुनना, एक कंपनी है, एक कंपनी जिसने कितने लोगों को दिया था, 55 लोगों को दिया था इक्विटी शेयर्स का। एक कंपनी ने 55 पर्सन्स को इक्विटी शेयर्स का दिया था, इक्विटी शेयर्स का, जिसमें से कितने क्यूआईबी थे, 4 क्यूआईबी थे, जिसमें से 4 कौन थे, क्यूआईबीज थे। और फिर कंपनी ने क्या किया, एक और ऑफर दिया डिबेंचर्स का। कितने लोगों को दिया, 155 लोगों को दिया, 155 लोगों को दिया। तो 55 प्लस 155 मेरा बचपन का प्यार, 55 प्लस 155 यानी टोटल हमने कितने लोगों को दिया, 210 लोगों को दिया। क्या हम टोटल 210 लोगों को दे सकते हैं, सारे बच्चे बताओ, क्या हम टोटल 210 लोगों को दे सकते हैं क्या, जल्दी बताना, क्या हम टोटल 210 लोगों को दे सकते हैं? द आंसर इज नो, हम टोटल 210 लोगों को नहीं दे सकते। सर आपने काउंटिंग गलत करी, मैंने काउंटिंग गलत करी है, चलो आपके हिसाब से कर लेते हैं, आपके हिसाब से। सर 55 में ये 4 लोग काउंट नहीं होंगे, यानी 51 लोग और 155 ऐसे काउंट करो। चलो 51 और 155, अबे 51 और 155, अब भी 206 आ रहा है, अब बोलो, अब भी 206 आ रहा है। द आंसर इज, ऐसे हम टोटल कर ही नहीं सकते पागलो, ऐसे टोटल नहीं कर सकते। डिबेंचर्स की 200 की लिमिट अलग है और इक्विटी शेयर्स की 200 की लिमिट अलग होती है, ठीक है। डिबेंचर्स की 200 की लिमिट अलग होती है और इक्विटी शेयर्स की 200 की लिमिट अलग होती है, यह आपको टोटल नहीं करना है। सर डिबेंचर्स तो बोला ही नहीं है क्वेश्चन में। ओ हो, एक और बच्चा आ गया, कद्दू बच्चा, ने कहां है ये बच्चा, कौन था ये, गोरी था शायद इसका नाम, गोरी। गोरी कह रही है डिबेंचर्स तो क्वेश्चन में ही नहीं लिखा है। ये रहा बेटा, ये रहा डिबेंचर्स, ध्यान से देखो, ठीक है। चलिए ओके सर, ये वाला मैटर सोल्व हो गया। अब जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो पता है मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम मेरे बच्चा ये है कि अभी तक ये वाला प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी तक, ठीक है, अभी तक ये वाला प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ था। इसके कंप्लीट होने से पहले ही, इसके कंप्लीट होने से पहले ही कंपनी ने फ्रेश प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दे दिया, जो कि अलाउड नहीं है, जो कि अलाउड नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो तो यह डीम्ड पब्लिक ऑफर में चला जाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल। बिल्कुल, या तो यह कंप्लीट हो जाना चाहिए था, या तो यह विड्रॉ हो जाना चाहिए था, या तो यह अबंडन हो जाना चाहिए था। सर 200 की लिमिट पर ईयर होती है, यह समन बेटा 200 की लिमिट पर ईयर होती है। सर अभी तो आप कह रहे थे पर सिक्योरिटी होती है 200 की लिमिट, अब आप कह रहे हो पर ईयर होती है, एक डिसाइड कर लो ना बेटा। क्या करूं अब मैं, बस मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मेरी छुट्टी का टाइम हो गया, 10 बजे तक था आज सेशन, बट कोई बात नहीं, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोविजंस। प्रोविजंस डिमांड क्या है? डिमांड पूछा है क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर सकती है? पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर सकती है? पहला क्वेश्चन, ठीक है। और अगर कर सकती है तो क्या इस टाइम पर कंपनी ने
क्या इन ऑफर्स को पब्लिक ऑफर माना जाएगा? और तुम्हारा आंसर क्या होता अगर डिबेंचर्स का ऑफर इक्विटी शेयर्स के कंप्लीट होने के बाद आता? तुम्हारा आंसर क्या होता? तो 3 क्वेश्चन पूछ लिए। एक तो यार इतने सारे क्वेश्चन सेक्शन 42 दी कंपनीज एक्ट 2013 एज पर मुझे लगता है आज तुम्हारी किस्मत में नहीं है। मुझे लगता है आज तुम्हारी किस्मत में नहीं है ये सवाल। चलिए, तुम्हारी किस्मत में नहीं है ये सवाल। लैग आ रहा है बार बार तो फायदा नहीं होगा। क्लास को यहीं पर ऑफ किया जाए फिर। इल्जाम लगे कि मैं बदल गया, क्यों बदल गया? न न न न न कल मिलेंगे, ठीक है? सी यू टुमारो। नवंबर 2024 वालों से कल मिलेंगे और मई 2024 वालों से परसों मिलेंगे, संडे को। जिसका कोई भी डाउट है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने डाउट इंजन में डाल दीजिए, है ना? आप अपने डाउट्स को यहां पर बार बार लिख रहे हैं, सिंपली उसे डाउट इंजन में लिख दीजिए, आपको फॉर श्योर रिप्लाई आ जाएगा। हो सकता है वो रिप्लाई मैं खुद भी कर दूं, ठीक है? अमन बेटा अभी उसका कुछ डिसाइड नहीं हुआ, मैं बता दूंगा बेटा। प्रशांत बेटा सेक्शन 34 में ही का मतलब है जिसके ऊपर पेनल्टी लग रही है उसी को एक्सेप्शन में डाला गया, ठीक है?